ये है हमारी लास्ट यूनिट, यूनिट 6। पेपर कौन सा आपका? इंग्लिश आप कर रहे हो, जेबीटी फर्स्ट ईयर। जो आपकी लास्ट यूनिट है बेटा, लेसन प्लान वाली, टेक्स्ट एनालिसिस एंड लेसन प्लानिंग। 8 मार्क्स की आपकी ये यूनिट रहेगी, ठीक है। यूनिट 6 है ये। एक इंग्लिश की बुक ऐसी है जिसमें यूनिट 6 आई है, नहीं तो क्या सब में कितनी थी? 5 थी, किसी में संस्कृत वाली में 4 यूनिट थी, ठीक है। तो जो है आपकी 6th यूनिट इंग्लिश में, टेक्स्ट एनालिसिस ऑफ प्राइमरी टेक्स्ट बुक, माय बुक ऑफ इंग्लिश फॉर क्लासेस 1 to 4। इसमें टेक्स्ट एनालिसिस करना है आपको। टेक्स्ट बुक क्या होती है, यानी कि पाठ्य पुस्तकें क्या होती हैं, उनके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। और पहली से लेकर 5वीं तक की जो पाठ्य पुस्तक है, आपने ईवीएस में किया था ना? यस मैम, हमने हिंदी में करा था। हाँ जी, ठीक है। नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लेसन प्लान, लेसन प्लान की क्यों आवश्यकता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड लेसन प्लान एंड फॉर्मेट ऑफ लेसन प्लान। लेसन प्लान वाला आपको बड़े अच्छे से आता है, ठीक है। जो लेसन प्लान बनाया था वो इंग्लिश में बनाना है आपको, ठीक है। बाकी जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है उनका तो सेम ही है। प्रिपरेशन ऑफ लेसन प्लान बेस्ड ऑन प्रोज, पोएम एंड ग्रामर। जो लेसन प्लान बनाना है वो किसके ऊपर बेस्ड होना चाहिए? आपकी प्रोज, पोएम के ऊपर, ग्रामर के ऊपर, ठीक है। अलोंग विद इनोवेटिव टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ये क्वेश्चन आ जाता है 2 नंबर में, व्हाट डू यू मीन बाय टीएलएम? टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ठीक है। तो आप अपने लेसन प्लान को किस तरीके से टीएलएम की सहायता से और अच्छा इनोवेटिव बना सकते हो, ठीक है। ये वाला सारा हम पढ़ेंगे इसमें। तो सबसे पहले बात करते हैं हम टेक्स्ट बुक के। हंजिंग लर्निंग मटेरियल, मान लीजिए आप बच्चे को कुछ भी सिखा रहे हैं तो आप उसके साथ में कोई भी एक प्रोजेक्ट बना लेते हो, ठीक है। जैसे आपका साइंस का आपका एक होता था सोलर सिस्टम का, जब सोलर सिस्टम को आप प्रोजेक्ट की हेल्प से पढ़ाते थे तो वो टीएलएम कहलाता है, ठीक है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो इंग्लिश में भी आपको मान लीजिए आपको बच्चे को नाउन सिखानी है, तो आप क्या है एक वो चार्ट प्रिपेयर कर सकते हो नाउन के ऊपर, ठीक है। ऐसे ही क्या आप कोई प्रोजेक्ट बना सकते हो आप अलग अलग दिखाने के लिए। तो ये होता है आपका टीएलएम। तो यही क्वेश्चन है आपका कि टीएलएम की हेल्प से किस प्रकार एक पोएम को आप इनोवेटिव बना सकते हो, किस तरीके से एक इनोवेटिव लेसन प्लान आप यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। और इसमें से यस लास्ट टाइम मैम। जो लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आ रखा था वो आ रखा था लेसन प्लान फॉर टीचिंग पोइट्री, पेज नंबर 126 पे। जिनके पास मेरे वाली बुक है ना, ये वाला क्वेश्चन आ रखा था, लेसन प्लान बनाना है आपको पोइट्री के ऊपर। मैम तो इसमें पोएम वगैरह भी याद रखनी पड़ेगी? इसमें भाई कोई याद कर लेना पोयम, मैम क्योंकि एप्लीकेशन में आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा यहाँ पे। मैम हमारी बुक में ना 6.1 जो टॉपिक है ना वो बहुत ज्यादा डिटेल में दे रखा है। हेलो रेन, वॉकिंग द ग्रैंडपा, अर्ली फैमिली, और मैम द मंकी एंड द एलिफेंट, और फिर लालू एंड पीलू, द माउस एंड द पेंसिल, और फिर बग्स। मैम इस तरीके की बहुत सारी पोएम्स दे रखी हैं। हाँ, लास्ट ईयर यही आ रखा था। और भी देखती हूँ, निशान लगाए थे मैंने लास्ट ईयर जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए थे ना, उन पे टिक मार्क कर रखा है। बस एक ही मैम आपको मैम ये सारी पोएम लर्न करनी पड़ेंगी क्या? थोड़ा सा करा देते हैं। व्हाट इज टेक्स्ट बुक एनालिसिस? टेक्स्ट बुक एनालिसिस क्या होता है? जो टेक्स्ट बुक यानी कि आपकी पाठ्य पुस्तकें, ये क्या है? आपकी टेक्स्ट बुक है, ठीक है, जो आप पढ़ रहे हो। तो टेक्स्ट बुक एनालिसिस एक सिस्टमैटिक एनालिसिस है ऑफ द टेक्स्ट मटेरियल इंक्लूडिंग द स्ट्रक्चर, द फोकस एंड द स्पेशल लर्निंग असिस्टेंट। टीचर में assume that the text is care and follow it without thought or write it off a useless. Either approach is to
deserve to student. Many textbook publisher and writer have developed text with useful element if we are willing to figure out what they are. देखो बेटा, टेक्स्ट बुक एनालिसिस क्या होता है? टेक्स्ट बुक यानी कि पाठ्य पुस्तकों का विश्लेषण एक सिस्टमैटिक एनालिसिस है जिसमें आप क्या करते हो, जो टेक्स्ट मटेरियल है यानी कि आपकी बुक में जो चीजें लिखी हुई हैं उनका क्या स्ट्रक्चर है, किस तरीके से लिखी हुई है, वो क्या उनका फोकस है, क्या स्पेशल लर्निंग असिस्टेंट है। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, स्पेशल लर्निंग असिस्टेंट होते हैं। मान लीजिए हमें सिलेबस पता है लेकिन हमें सिलेबस का कुछ भी कहीं नहीं मिला तो हमें प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन जब हमें टेक्स्ट बुक मिल जाती है तो वो हमारी क्या होती है, फुल स्ट्रक्चर्ड होती है। जैसे आपकी ये बुक है, ये लगा लो, स्ट्रक्चर का मतलब इसमें क्या हुआ, पहले सिलेबस दे दिया और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्या है आपको यूनिट और क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, तो ये क्या कर दिया, एक स्ट्रक्चर तैयार कर दिया आपका। फिर क्या करता है, ये फोकस करवाता है आपका। अब आपका क्या फोकस सिर्फ अपनी बुक पे है। अगर मान लो आपके पास सिर्फ सिलेबस है तो आप कभी किसी बुक में ढूंढोगे ये वो टॉपिक, कभी किसी बुक में ढूंढोगे या फिर नेट से आप देखोगे, लिखोगे, तो उसमें क्या है आपका थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। अगर आपके पास बुक है, टेक्स्ट बुक है, तो आपका फोकस फिर क्या है उसके ऊपर हो जाएगा कि भाई मेरे पास अब सिलेबस भी है और मेरे पास क्या है, बुक भी है अपनी। तो ये क्या है, एक स्पेशल लर्निंग असिस्टेंट होता है आपका। ठीक है, असिस्ट करता है आपको। ठीक है, आपकी सीखने में आपकी मदद करता है। तो जो टीचर है वो क्या करते हैं, टेक्स्ट बुक का यूज करते हैं। और अलग अलग टेक्स्ट बुक का यूज टीचर क्यों करते हैं, आपको अच्छे से, मान लीजिए अगर स्कूलों में टेक्स्ट बुक यानी कि पाठ्य पुस्तकें नहीं लगवाते तो क्या बच्चे पढ़ पाते, नहीं पढ़ पाते। तो यहाँ पर टीचर क्या करता है, टेक्स्ट बुक की हेल्प से बच्चों को सिखाता है। ठीक है, स्टूडेंट का क्या है, जो वो चाहते हैं अपने गोल को अचीव करना, वो क्या है, इन चीजों को पढ़ के उसको अचीव करने में हेल्प करता है। वो बहुत सारी टेक्स्ट बुक अवेलेबल होती है, एनसीईआरटी भी है, प्राइवेट ऑथर भी हैं। ठीक है, तो आपके क्या है, आपके जितनी सारी टेक्स्ट बुक, जितने भी पब्लिशर होते हैं, सारे के सारे पब्लिशर यही सोचते हैं कि मैं यूजफुल मटेरियल उसके अंदर डालूं ताकि बच्चे क्या है उसको विलिंग हो जाए करने को, बहुत अच्छे से उसको समझ में आ सके। ठीक है, तो ये होता है टेक्स्ट बुक एनालिसिस। टेक्स्ट बुक एनालिसिस हमें ये बताता है कि पाठ्य पुस्तकें कितनी हमारे लिए सहयोगी हैं, कितनी नहीं है। आप एक एग्जाम्पल देखो, मान लीजिए आपने किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए फॉर्म फिल कर दिया, ठीक है, आपने सिलेबस भी देख लिया, फिर आप नेट पे सर्च करते हो बेस्ट बुक कौन सी है। तो बेस्ट बुक के लिए आप क्या करोगे, अलग अलग बुक्स को क्या है, रिव्यू देखोगे कि कौन सी है। तो टेक्स्ट बुक एनालिसिस में आप यही देखते हो कि जो बुक मैं पढ़ रहा हूँ वो मेरे सिलेबस के अकॉर्डिंग है या नहीं है, मेरे लिए यूजफुल है या नहीं है, इसको पढ़ के मैं अपना पूरा 100% दे पाऊंगा, नहीं दे पाऊंगा, मेरा पेपर पास आउट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ये सारा एनालिसिस क्या कहलाता है, आपका टेक्स्ट बुक एनालिसिस कहलाता है। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। उसके बाद आती है इसकी इम्पोर्टेंस। टेक्स्ट बुक के एनालिसिस की क्या क्या इम्पोर्टेंस है, तो इट इज द ब्रिज बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। जो ये क्या है, आपके बीच में एक पुल का काम करती है। आप थ्योरी क्या है बुक्स के अंदर पढ़ रहे हो और प्रैक्टिस क्या कर रहे हो, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में उन चीजों की क्या कर रहे हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो। इट हेल्प टीचर अडोप्ट टू चेंज। ये टीचर की भी हेल्प करती है। अगर टीचर को क्या है, बीइंग एबल टू डिस्कस मेथोडोलॉजिकल एस्पेक्ट टू गिवन टेक्स्ट बुक एंड grasp some the its core characteristics can also help further teachers adapt to a changing teaching content और context। अगर ये टीचर की भी हेल्प करती है, कोई भी अपना मेथोडोलॉजी अगर टीचर चेंज करता है, ठीक है, या अपना मेथड चेंज करता है, और उसमें भी क्या है, अगर आपकी कोई और चीज आपको करेक्टरिस्टिक्स बता रहा है किसी चीज की, या तो ये क्या करती है, टीचर की हेल्प करती है उस सिनेरियो को चेंज करने में या उस टॉपिक को अच्छे से क्लियर करवाने में। एक होती है आपकी टेक्स्ट बुक, एक होती है रेफरेंस बुक। ठीक है, रेफरेंस बुक हेल्प करती है, जो एक्स्ट्रा बुक जिसको बोलते हो कि भाई कुछ सिलेबस है, जैसे आप एनसीईआरटी का मैथ करने के बाद आरएस अग्रवाल का मैथ करते हो, वो एक रेफरेंस बुक है। ठीक है, तो इसी प्रकार जो टेक्स्ट बुक है वो टीचर का क्या है, जो मेथड अडॉप्ट करने या चेंज करने में हेल्प करती है। टीचर की मेथोडोलॉजी पहले क्या थी, पहले क्या था, टीचर सिर्फ लेक्चर देके चला जाता था। अब टीचर क्या है, टेक्स्ट बुक की सहायता से आप लोगों को एक्टिविटी के माध्यम से भी पढ़ा सकता है। ठीक है, इट हेल्प क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेथोडोलॉजी। ये आपकी क्या है, जो जिस मेथड से आप पढ़ा रहे हो उसको समझने में हेल्प करता है। आपका गोल क्या है, आपका गोल ये कि बच्चे को मुझे कंसेप्ट क्लियर कराना है, तो कंसेप्ट क्लियर कराना है तो यहाँ पर टेक्स्ट बुक आपकी क्या है, पूरी तरह से हेल्प करेगी। और आपकी क्या है, क्या मेथोडोलॉजी है पढ़ाने की, किस ढंग से आप पढ़ा रहे हो, उसमें भी आपकी टेक्स्ट बुक हेल्प करती है। क्योंकि जो भी लेसन प्लान बना रहे हो आप, अपना जो टॉपिक उठा रहे हो वो वहीं से उठा रहे हो, आप किससे, अपनी बुक से।
इट स्ट्रक्चर द टेक्स्ट बुक इज एक्सप्लेन स्टूडेंट गेट ए बेटर आइडिया। जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक में पूरी चीजें एक्सप्लेन करके दे रखी होती है, जो स्टूडेंट को एक अच्छा आइडिया देती है अपने कोर्स में आगे चलने का। ठीक है, गुड टेक्स्ट बुक नीड टू कंसीडर कंटेंट वैल्यू फॉर, जो एक अच्छी टेक्स्ट बुक होती है उसके अंदर पूरा कंटेंट होता है, सिलेबस होता है, वैल्यू फॉर्मेटिंग होती है, मोटिवेशनल एलिमेंट भी दे रखे होते हैं, इलस्ट्रेशन भी दे रखे हैं, स्टडी गाइड की तरह ये आपको क्या करती है, एनकरेज करती है। तो ये होते हैं आपके टेक्स्ट बुक के फायदे या महत्व, लाभ भी बोल सकते हो। एग्जाम्पल ऑफ ए टेक्स्ट बुक एनालिसिस, कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं इन्होंने आपके टेक्स्ट बुक एनालिसिस के। क्या क्या एग्जाम्पल है, मान लीजिए जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट द टेक्स्ट बुक। जब भी आप एनालिसिस करते हो एक बुक का तो आप क्या क्या देखोगे, सबसे पहले तो आप बुक का टाइटल देखोगे, ठीक है, कि कौन सी बुक है आपकी। यहाँ पे इन्होंने टाइटल ले रखा है इंग्लिश बुक थर्ड क्लास की बुक ले रखी है। फिर आप देखोगे टाइटल ऑफ द बुक। देखो ये बात आप खुद भी देखो, अभी मैं एग्जांपल ले रही हूँ ना कि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो आप क्या करते हो, पहले बुक देखो, सिलेबस देखोगे, फिर बुक ढूंढोगे बेस्ट बुक, फिर आप ये चेक करोगे, टाइटल देख लिया आपने बुक का कि एनसीईआरटी बुक है, फिर आप देखोगे ईयर एंड प्लेस ऑफ पब्लिकेशन। ईयर देखोगे कि भाई 2026 की है ये बुक या पुराने पैटर्न पर आधारित, क्योंकि बेटा सिलेबस टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे कि पब्लिशर कौन है, किसने दी है, एनसीईआरटी है, एससीईआरटी है। ठीक है, उसके बाद जो टेक्स्ट बुक है वो आपके कैरिकुलम के अकॉर्डिंग फ्रेमवर्क की गई है या नहीं की गई है, यानी कि कैरिकुलम हो गया आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग फ्रेम की गई है या नहीं की गई है। उसके बाद टेक्स्ट बुक डेवलप टीम एंड नेचर ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ द ग्रुप, हु आर द मेंबर ऑफ द टीम, इन्वॉल्व द टीचर, लैंग्वेज। उसके बाद आप देखोगे कि इसमें जो पार्टिसिपेटेड ग्रुप है, इसमें जो बुक है, बुक की लैंग्वेज क्या है। पार्टिसिपेटेड ग्रुप का तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये देखने की बुक की लैंग्वेज कैसी है, इजीली आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। कुछ बुकों की लैंग्वेज बड़ी डिफिकल्ट होती है और कुछ की लैंग्वेज बहुत ईजी होती है। ठीक है, तो आपको तो मतलब क्या अपनी लैंग्वेज से कि लैंग्वेज किस टाइप की है, पेडागोजी कैसी दे रखी है इसके अंदर। ठीक है, ये सारी चीजें। साइज ऑफ बुक, बुक का साइज कैसा है, कितने पेज हैं, कितने पेज लेआउट है, यूनिट क्या है, कैसा कलर है। ठीक है, किस प्राइस में ये मिल रही है हमें। ठीक है, ये सारी चीजें हम डिस्क्रिप्शन में चेक करते हैं, और ये सारी चीजें जब आप ऑनलाइन चीजें खरीदते हो ना तब आप ये सारी चीजें चेक करते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चाहे आप ऑफलाइन खरीदो तो आप हो सकता है ये इतनी सारी चीजें ना चेक करो, लेकिन ऑनलाइन में आप लोग ये सारी चीजें चेक करते हो। उसके बाद सेपरेट गाइडलाइंस, अगर टीचर ने भी कोई गाइडलाइंस सेपरेट गाइडलाइंस दे रखी है तो उसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद और क्या क्या आइटम एनालिसिस करोगे आप टेक्स्ट बुक के अंदर, कैरिकुलम का लोड कितना है। ठीक है, ये आपके 7 पॉइंट तो ये हो गए थे। सेकंड सेक्शन था इसने, फर्स्ट तो था जर्नल इन्फॉर्मेशन आपने प्राप्त की। अब कैरिकुलम में आप घुस जाओगे, कैरिकुलम में देखोगे कि जो बुक के अंदर जो टेक्स्ट दे रखा है वो मेरे सिलेबस के अकॉर्डिंग है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो भी टेक्स्ट है, स्टोरीज, पोएम, नरेटिव, रिटन, जो भी ऑथर के द्वारा लिखी गई हैं, उसका पर्पज क्या है, उस लैंग्वेज का, वो लैंग्वेज आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, चैप्टर नेम मेंशन कर रखे हैं या नहीं कर रखे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, सारे के सारे इलस्ट्रेशन दे रखे हैं नहीं दे रखे हैं, विजुअल ग्राफिक टेक्स्ट लाइक स्टोरीज में कोई कार्टून वगैरह डाल रखा है नहीं डाल रखा है। ठीक है, उसके बाद वेदर द टेक्स्ट बुक प्रेजेंट लोकल, इतनी सारी चीजें तो क्या है, जब आपके स्कूल के अंदर मान लीजिए स्कूल में किसी राइटर की बुक लगवानी होती है तो उस टाइम पे ये सारी डिटेल चेक की जाती है। जो प्रिंसिपल होता है वो ये सारी चीजें देखता है कि मैं छोटे बच्चों के लिए बुक्स लगा रहा हूँ, इसमें कितना विजुअल या ग्राफिक टेक्स्ट का प्रयोग किया गया है, कितने अप्रोप्रिएट। ठीक है, उसके बाद लोकल कंटेंट, विजुअल टेक्स्ट, प्रेजेंटेशन कैसी है, यानी कि माइंड मैप के थ्रू समझा रखा है या नहीं समझा रखा है, ये सारी बातें। उसके बाद आप देखोगे पेडागोजिकल एस्पेक्ट कैसा है, टेक्स्ट बुक में यूजेज, कंटेम्प्रेरी लैंग्वेज इन रूब्रिक, इंस्ट्रक्शंस भी दे रखे होते हैं, तो इसका टेक्स्ट कैसा है, स्टोरीज का, पोएम का। ठीक है, उसकी पेडागोजी कैसी है, रेफरेंस कैसे हैं, ये सारी चीजें आपको देखनी है। कोहेरेंस विद इन द टेक्स्ट बुक फ्रॉम यूनिट 1 टू लास्ट, पहली यूनिट से लेकर लास्ट यूनिट तक सारा सिलेबस दे रखा है या नहीं दे रखा है। टीचर इसको इजीली एबल टू अंडरस्टैंड द फिलोसफी ऑफ द बुक, क्या टीचर इजीली इस बुक की फिलोसफी को समझ पाएंगे और बच्चों को समझा पाएंगे। ठीक है, ये किस एज के बच्चे के लिए सूटेबल है या नहीं है, किस रीजन में ये बुक सूटेबल है या नहीं है। वेदर द लैंग्वेज क्या है, सिंपल और कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए।
जो भी टास्क है और एक्टिविटीज कितनी दे रखी हैं इसके अंदर, ठीक है। कई सारी बुक्स में क्या होता है, एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी भी देते हैं, वो कितनी दे रखी है। उसके बाद आपको देखना है बुक चाइल्ड सेंटर्ड है या नहीं है, ठीक है। चाइल्ड सेंटर बच्चों की उसके अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंग बनाया गया है या नहीं बनाया गया है। इसमें इंडियन राइमिंग सॉन्ग को प्रेजेंट किया गया नहीं किया गया है। जो राइमिंग सॉन्ग लिए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, इंडियन सोर्सेज से लिए गए हैं या फॉरेन सोर्सेज से लिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे इंस्ट्रक्शन क्या है, रूब्रिक एड्रेस टू द लर्नर, टीचर्स एंड ये सारी चीज़ें इसमें दे रखी हैं। उसके बाद provide route for the learner, route the interconnectivity or the connection between the task from task 1 to last either continually or स्पायरली। तो इसमें क्या है, बुक प्रीवियस रूट यानी कि प्रीवियस जो बुक थी उससे कुछ मैच करती है या नहीं है। जैसे आप एनसीईआरटी की देखोगे, एनसीईआरटी की सारी बुक्स क्या है, एक दूसरे के ऊपर बेस्ड है। यानी कि 6th क्लास में आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो जब आप 7th में जाओगे तो 7th में कुछ कुछ पॉइंट आपके क्या है 6th क्लास वाले ही आपको मिलेंगे, ठीक है। तो वो बेस्ड होती है एक दूसरे के, बस उसमें क्या छोटे लेवल पे करा दिया, उसमें थोड़ा बड़ा करा दिया, ये दे रखा है। टेक्स्ट बुक की थीम क्या है, इलस्ट्रेशन क्या है, विजुअल टास्क बच्चों के अकॉर्डिंग है या नहीं है, जेंडर पीपल विद स्पेशल नीड वाले बच्चों के लिए है या नहीं है, इन्वायरमेंट के प्रति कैसा कंसर्न है, ठीक है। तो ये आपको एक नहीं, यहाँ पे तो 47 दे रखे हैं आपको, इतने लंबे नहीं करने आपको। आप बेसिक बेसिक चीज़ें आप 10-12 पॉइंट इसमें कर सकते हो, छोटे छोटे पॉइंट, ठीक है। जिसमें एक जनरल इन्फॉर्मेशन से ले लेना 1-2 पॉइंट, उसके बाद आप कैरिकुलम से ले लेना, चाइल्ड सेंटर्ड है या नहीं है इससे ले लेना, ठीक है। थीम एंड एक्टिविटीज दे रखी है या नहीं दे रखी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें चेक करना। ये क्या है, आपकी टेक्स्ट बुक एनालिसिस है। समझ में आ गया टेक्स्ट बुक एनालिसिस? यस मैम। उसके बाद आता है व्हाट डू यू मीन बाय लेसन प्लान, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड लेसन प्लान। कौन बताएगा इसको, 70 बार हो चुका है ये क्वेश्चन। मैम एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय लेसन प्लान एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड लेसन प्लान। मैम मैं बता दूं? हाँ बता दीजिए बिल्कुल। मैम मैं 1 मिनट रीड आउट कर लूं, बस 1 मिनट। ओके, नो प्रॉब्लम बेटा। लेसन प्लान, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड लेसन प्लान। तो सबसे पहले हम देखते हैं लेसन प्लान होता क्या है। तो लेसन प्लान है ना एक ऐसा रिटन प्लान होता है जो कि प्रिपेयर किया जाता है एक टीचर के द्वारा टीचिंग करने से पहले, किसी लेसन को टीच करने से पहले। तो इसके अंदर टीचर क्या बताता है कि व्हाट टू टीच, क्या पढ़ाने वाले हैं, व्हाई टू टीच इट, हम इसको क्यों पढ़ा रहे हैं, हाउ टू टीच इट, कैसे पढ़ाया जा रहा है, विच टीचिंग एड्स मटेरियल टू यूज, इसमें क्या क्या टीचिंग एड्स और मटेरियल्स यूज हो रहे हैं, व्हाट एक्टिविटी स्टूडेंट्स विल डू, इसके अंदर स्टूडेंट्स क्या एक्टिविटी करने वाले हैं, और हाउ टू चेक स्टूडेंट्स लर्निंग, और हम कैसे चेक करेंगे कि स्टूडेंट्स जो है वो कितनी अच्छी तरह समझ पा रहे हैं और कितनी अच्छी तरह पढ़ रहे हैं। तो अ लेसन प्लान इज अ रोड मैप और अ ब्लूप्रिंट। तो लेसन प्लान है ना एक रोड मैप और ब्लूप्रिंट है दैट गाइड्स अ टीचर ड्यूरिंग द टीचिंग प्रोसेस। तो लेसन प्लान एक रोड मैप और ब्लूप्रिंट है जो कि गाइड करता है टीचर को टीचिंग प्रोसेस के दौरान। जैसे कोई टीचर अगर नाउन पढ़ा रही है तो लेसन प्लान, अगर कोई टीचर नाउन पढ़ा रही है क्लास में तो उसने पहले लेसन प्लान बनाया होगा नाउन्स के ऊपर। तो उस लेसन प्लान के अंदर क्या होगा, एक तो ऑब्जेक्टिव होगा कि स्टूडेंट्स नाउन को समझ पाएंगे, दूसरा इंट्रोडक्शन होगा, वो टीचर जो है आसपास की चीजों के कुछ नाम पूछेगी बच्चों से, फिर प्रेजेंटेशन होगी जो नाउन को एक्सप्लेन किया जाएगा एग्जांपल्स के थ्रू, फिर एक्टिविटीज होगी, बच्चे जो है वो सेंटेंसेस के अंदर नाउन ढूंढेंगे, और इवेल्युएशन होगा, फिर टीचर जो है वो बच्चों से क्वेश्चन पूछेगी, उनका रिवीजन करवाएगी, फिर है लास्ट में होमवर्क, उनको कोई होमवर्क दे देगी टीचर, जैसे कुछ भी, जैसे कि राइट टाइम 10 नाउन्स, जैसे कि आप 10 नाउन्स लिख के लाना। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड लेसन प्लान। देखो
अ गुड लेसन प्लान शुड हैव द फॉलोइंग फीचर्स। क्या क्या फीचर्स होने चाहिए गुड लेसन प्लान के? एक तो क्लियर टीचिंग प्रोसीजर होना चाहिए, मतलब इट क्लियरली शोज हाउ द लेसन विल बी टॉट इंक्लूडिंग एक्टिविटीज एंड टीचिंग एड्स। कि ये क्लियरली पता लगना चाहिए कि कैसे एक टीचर जो है वो लेसन को पढ़ाने वाली है, एक्टिविटीज और टीचिंग एड्स उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड्स है। क्लियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, टीचर को है वो बिल्कुल क्लियरली पता होना चाहिए कि वो क्या पढ़ाने वाली है, क्या क्या उनको किस चीज के ऊपर ज्यादा जोर देना है समझाने के ऊपर, और जो स्टूडेंट्स है वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं टीचर से कि वो लेसन के एंड में क्या सीखेंगे। ठीक है। फिर है स्टूडेंट पार्टिसिपेशन। स्टूडेंट्स का एक्टिवली पार्टिसिपेट होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टूडेंट्स को एक्टिवली पार्टिसिपेट करवाना ये है टीचर का ऑब्जेक्टिव होता है एक। कैसे वो क्वेश्चंस के थ्रू, एक्टिविटीज और डिस्कशंस के थ्रू कर सकती है। गाइडेंस फॉर द टीचर, ये टीचर को ना क्लियर आइडिया देता है कि क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है। स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, पढ़ाने के बाद जो एक टीचर है वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं व्हाट वेंट वेल एंड व्हाट नीड्स इम्प्रूवमेंट, कि क्या अच्छी तरह गया है और किस चीज के अंदर इम्प्रूवमेंट चाहिए। जनरल एंड स्पेसिफिक नोशंस, देखो द प्लान गिव्स द टीचर अ क्लियर आइडिया अबाउट जनरल पर्पस एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लेसन। ये जो एक प्लान है ना वो टीचर को एक क्लियर आइडिया देता है जनरल पर्पस और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, लेसन के बारे में। ठीक है। अब हम देखते हैं इसके क्या क्या एडवांटेजेस है और क्या क्या इंपॉर्टेंस है। एक तो क्लैरिफाई एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, ये जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स और एडवांटेजेस पढ़ी है ना ये लगभग लगभग सिमिलर ही है। तो क्लैरिफाइज एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, टीचर को अच्छी तरह पता होता है कि स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाना है, कि टीचिंग ऑन द राइट ट्रैक, जो टीचिंग है ना वो बिल्कुल राइट ट्रैक पे जाती है, बिल्कुल टीचर जो है वो मेन टॉपिक की तरफ ही जाता है। हेल्प अचीव द डिजायर्ड गोल, ये बिल्कुल एक प्रॉपर प्लानिंग जो है वो इजी कर देती है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में। बिल्ड टीचर कॉन्फिडेंस, जब एक लेसन प्लान प्रिपेयर होगा तो टीचर जो है वो ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेगी पढ़ाते हुए। टाइम सेविंग है, क्योंकि टीचर को पहले से ही पता होता है कि उसे क्या क्या एक्टिविटीज पढ़ानी है, क्या क्या मटेरियल्स चाहिए, क्या क्या क्वेश्चंस पूछने हैं और किस टॉपिक के बारे में पढ़ाना है। मेक्स टीचिंग सिस्टमेटिक, टीचिंग बिकम ऑर्गेनाइज्ड एंड स्टेप बाय स्टेप, जो टीचिंग है ना वो ऑर्गेनाइज्ड होती है और स्टेप बाय स्टेप चलती है। गिव अटेंशन टू लैंग्वेज स्किल्स, टीचर जो है वो प्रॉपरली इंक्लूड कर पाती है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग एक्टिविटीज को। प्रोवाइड्स कंटिन्यूटी, लेसन जो है वो कनेक्टेड होता रहता है फ्यूचर लेसन से और प्रीवियस लेसन से, एक कंटिन्यूटी चलती रहती है टीचिंग के अंदर। इंक्रीज स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, जब टीचर एक प्लान बनाता है क्वेश्चंस, ग्रुप एक्टिविटीज, डिस्कशंस का, तो स्टूडेंट का एक्टिवली पार्टिसिपेशन भी बढ़ता है। कीप्स अ रिकॉर्ड, लेसन प्लान प्रोवाइड अ रिकॉर्ड ऑफ टीचर टीचिंग वर्क, जो लेसन प्लान है ना वो एक रिकॉर्ड भी बनाता है टीचर का कि वो कैसे कैसे बच्चों को पढ़ाती है और क्या क्या पढ़ाया है अब तक। हेल्प्स इन अ क्लासरूम मैनेजमेंट, जो प्रॉपर प्लानिंग होती है ना टीचर की वो ऑर्गेनाइज और मैनेज कर ले में क्लासरूम एक्टिविटीज को हेल्प करती है। फिर है इम्प्रूव टीचिंग, प्लानिंग हेल्प टीचर रिफ्लेक्ट ऑन देयर टीचिंग एंड मेक इट बेटर, प्लानिंग जो है वो टीचर को रिफ्लेक्ट करती है उसके टीचिंग में और एक अच्छी बेटर टीचिंग बनाती है। अब यहाँ पर हम स्टेजेस देख लेते हैं कि क्या क्या स्टेजेस है। सबसे पहले तो मैम, हाँ जी बेटे। मैम ये स्टेजेस तो वही है ना जैसे हम पहले ऊपर अपना इंट्रोडक्शन लिखते हाँ थे जी फिर हाँ जी हाँ जी, स्पेसिफिक। बिल्कुल सेम वही बातें हैं इसमें ना। तो मैम जैसे आप जब भी ये लिखोगे स्टेजेस तो जो पहले मैंने कराई थी वही वाली करनी है आपको, हर जगह यस अलग मैम, अलग तो नहीं करनी। ठीक है, जो पीछे करवाई थी ना वही वाली स्टेजेस करनी है आपको यहाँ पे।
तो अब हम इसके स्टेजेस देख लेते हैं। सबसे पहले ना हमें हमारे पेज के लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना है प्यूपल टीचर नेम, फिर लिखना है हमें रोल नंबर, फिर हमें लिखना है क्लास। टीचर का नेम जो भी होगा वो आएगा, रोल नंबर जो हमें आगे दिए जाएंगे वो लिखा जाएगा, और क्लास हमें लिखनी है जेबीटी फर्स्ट ईयर। फिर हमें राइट हैंड साइड पे लिखना है क्लास की, हम कौन सी क्लास पढ़ा रहे हैं, फिर टाइम ड्यूरेशन की कितनी हमारी क्लास की ड्यूरेशन है टाइमिंग की वो, फिर डेट लिखनी है, और हमें फिर लिखना है टॉपिक और फिर सब टॉपिक। टॉपिक में हम लिखेंगे जैसे हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो इंग्लिश, और सब टॉपिक में कि हम इंग्लिश के अंदर क्या पढ़ा रहे हैं। फिर आएगा हमारा जनरल ऑब्जेक्टिव कि हम इंग्लिश को क्यों पढ़ा रहे हैं। देखो जनरल ऑब्जेक्टिव जैसे हमने बाकी लेसन प्लान्स में करे थे ना, हम वैसे ही कर सकते हैं, जैसे कि बच्चों की वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, टू इंक्रीज वोकैबुलरी, इंग्लिश वोकैबुलरी। और हम इसके अंदर लिख सकते हैं क्या जल्दी to students are able to recognize the ideas, to recall the new words। ऐसे करके हम कोई भी लिख सकते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव। और उसके बाद हमें लिखने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हम लिखेंगे जो हम बच्चों को टॉपिक पढ़ा रहे हैं ना उससे ही रिलेटेड बच्चों की स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिखेंगे। जैसे हमें बच्चों को कोई पोयम के बारे में पढ़ाना है तो हम वहां पर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिखेंगे। टू स्टूडेंट्स आर एबल टू रिकॉग्नाइज द आइडिया कंटेन्ड इन द पोयम, दे आर एबल टू रिकॉल द थॉट्स गिवन इन द पोयम। ऐसे करके हमें 2-3 ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं। फिर उसके बाद हमें लिखना है टीचिंग लर्निंग मटेरियल की हम क्या क्या यूज करने वाले हैं। तो फिर हम वहां पर लिखेंगे एक ब्लैक बोर्ड, डस्टर और हमारी टेक्स्ट बुक, ये तो है ही है। और उसके बाद हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कोई भी चार्ट हमने ले लिया, कोई चार्ट लिख ली, चार्ट ऑफ अ चार्ट हैविंग अ पिक्चर ऑफ फॉलिंग रेन एंड अ रोलिंग बोर्ड ऑन विच मीन्स डिफिकल्ट वर्ड। ठीक है, हमें ऐसे करके जो भी हम यूज करने वाले हैं हमें वो लिखने हैं। फिर हम लिखेंगे प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज के अंदर हम बच्चों से पहले कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे कि बच्चों क्या आपने कभी पोयम्स कभी सुनी है या नहीं सुनी। उसके बाद फिर हम लिखेंगे प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के अंदर वही हमने अपनी 4 रोज बनानी है। पहली रो के अंदर हम लिखेंगे टीचिंग पॉइंट, उसके बाद हम लिखेंगे प्यूपल टीचर एक्टिविटी, फिर हम लिखेंगे स्टूडेंट एक्टिविटी, और फिर हम लिखेंगे ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी। हमें जो टीचिंग पॉइंट है उसके अंदर हमें लिखना है कि हम जैसे हमने कोई पोयम की लाइन एक्सप्लेन करनी है तो हम वो पोयम की लाइन लिखेंगे। फिर टीचर एक्टिविटी में हम बच्चों को वो पोयम का ट्रांसलेशन करके बताएंगे, और बच्चे क्या कर रहे हैं उस टाइम पे ध्यान से सुन रहे हैं, और साथ साथ हम ब्लैक बोर्ड पे क्या कर रहे हैं जो पोयम के अंदर डिफिकल्ट मीनिंग वर्ड्स है ना उसके मीनिंग लिख रहे हैं। ऐसे करके हमें ये प्रेजेंटेशन के 4 to 5 पॉइंट्स कंप्लीट करने हैं। और फिर लास्ट में हमें क्या करना है, रिवाइज करवाना है, रिवीजन करवानी है, बच्चों को पूरा एक समराइज करवाना है पोयम के बारे में, बच्चों को कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स याद करवाने हैं। और उसके बाद फिर हमें क्वेश्चंस पूछने हैं। हम बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, ये तो रिवीजन के अंदर ही आ जाएगा। फिर उसके बाद हमें होमवर्क देना है बच्चों को। हम होमवर्क में ये लिख सकते हैं कि जो डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स आज जो लिखवाए है वो दोबारा लिख के लाना है और याद करके लाना है। या फिर हम बच्चों को कोई भी पोयम दे सकते हैं, वो उसके बारे में कुछ अपनी तरफ से कुछ बना के लाएंगे, ऐसा कुछ हमें लिखना है। तो ऐसे बनता है हमारा लेसन प्लान। तो यहाँ पर ना देखो लेसन प्लान, डेली लेसन प्लान की ना 3 स्टेजेस है। एक तो प्री टीचिंग प्लानिंग है जो कि पढ़ाने से क्लास में एंटर करने से पहले होते हैं। इसके अंदर टीचर क्या डिसाइड करता है, तो ऑब्जेक्टिव डिसाइड करता है, अपने कंटेंट डिसाइड करता है कि उसको क्या पढ़ाना है, एक्टिविटी डिसाइड करता है कि उसे क्या क्या कैसे कैसे पढ़ाना है, टीचिंग एड्स डिसाइड करना है कि उसको किसके थ्रू पढ़ाना है, और इवेल्युएशन मेथड की मैं बच्चों को कैसे इवेल्युएट कर पाऊंगा कि बच्चों को कितना समझ आया है। फिर प्लानिंग ड्यूरिंग टीचिंग, तो इसके अंदर क्या है, टीचर जो है वो एडजस्ट करता है लेसन को टीचिंग के दौरान स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्स के अनुसार। ठीक है, इसमें जैसे किसी बच्चे को कोई भी कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा तो टीचर क्या उसको दूसरा एग्जाम्पल देगा। फिर है पोस्ट
टीचिंग प्लानिंग। इसके अंदर क्या होता है, लेसन खत्म होने के बाद टीचर सोचता है क्या बिल्कुल सब कुछ सही गया, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चों को समझ आया या नहीं आया, अब और नेक्स्ट टाइम क्या इम्प्रूव हो सकता है। तो ये था हमारा लेसन प्लान। क्लियर है बेटे? यस मैम। सेम है तुम्हारा लेसन प्लान। हाँ जी, लास्ट टाइम के जितने पेपर है उसमें 2 ही क्वेश्चन आए, एक तो ये लेसन प्लान वाला, एक टेक्स्ट बुक वाला और एक ये TLM वाला। मैम मैंने थोड़े PYQ भी डाले हैं चैट में, ये ईयर वाइज वाले इससे रिलेटेड क्वेश्चन। हाँ जी, तो अब कल करेंगे हम। एक तो आपको जो ये लेसन प्लान है ये कंप्लीट करके लाना है, घर से बना के लाओगे ना एक एक लेसन प्लान? यस मैम।